दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जिसमें हम खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा, केंद्रीय विद्यालय संगठन, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कीलोगढ़ी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1290 ईस्वी। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किला खेड़ी यानी किलू खड़ी के महल में करवाया था। तो सही उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलो खड़ी में राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति और मलिक छज्जू का विद्रोह। तो देखिए दोस्तों भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 के काल में हुआ था। ये 1398 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा करवाया गया था, जिसका शासनकाल 1329-30 माना जाता है। तो 1329-30 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया गया। बाजार नियंत्रण नीति ये आपकी अलाउद्दीन खिलजी की थी 1296 ईस्वी में। और देखिए और खिलजी के समय, मलिक जलालुद्दीन खिलजी के समय 1290 ईस्वी में काड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू द्वारा विद्रोह किया गया था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1290। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सही उत्तर ऑप्शन सी 4321। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी, ये आपका सही सुमेलित है। खिज्र खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया 1414 ईस्वी, ये भी सही सुमेलित है। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की स्थापना की 1504 ईस्वी और कन्नौज का युद्ध 1530 ईस्वी। तो सही उत्तर है दोस्तों कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है। तो सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने स्पष्ट विचार को आगे रखा कि राज्य शासित स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए और भारत में बड़ी संख्या में लोग हिंदू थे। भारत में वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर। तो आपको बताना है कि वो कौन सा सुल्तान था जो अधिराजत्व में विश्वास करता था और प्रभुसत्ता पर नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के प्रदेशों को साम्राज्य में विलीन किए बिना ही साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण में अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई और वह अधिराजत्व यानी डोमिनियन में विश्वास करता था, सॉवरनिटी में नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। तो सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदरुस्सानी यानी सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की और अपने सिक्कों पर उसे अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र और कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया था।
तो ये था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। उसने अपने आप को सिकंदर सानी अथवा द्वितीय सिकंदर घोषित किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? तो ये था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता, और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय में 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतित्व में देवगिरी पर हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण हुआ था, वो सन कौन सा था? तो सही उत्तर है 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार 1296 ईस्वी में आक्रमण हुआ था, और उसने यह आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में देवगिरी के तत्कालीन शासक रामचंद्र देव पर किया था। इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुआ और प्रतिवर्ष इलिचपुर की आय दिल्ली भेजने का वादा किया, और इस युद्ध में अलाउद्दीन ने लूट से बहुत अधिक धन प्राप्त किया था। दोस्तों, दिल्ली को कर न भेजने के कारण रामचंद्र देव के विरुद्ध अलाउद्दीन ने 1307 में मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी। रामचंद्र देव पराजित हुआ, उसे दिल्ली लाया गया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी और राज्य वापस कर दिया था। 1312 में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो सही उत्तर है रामचंद्र। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो वो हिंदू शासक था रामचंद्र देव, जो कि दोस्तों जो दक्कन पे आक्रमण उसने किया था रामचंद्र देव के शासनकाल में, उसने दोस्तों देवगिरी के तत्कालीन शासक रामचंद्र देव उस पर आक्रमण किया था और उसको बाद में राय रायन की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नौसारी की जागीर और राय रायन की उपाधि दी थी? तो वो था दोस्तों देवगिरी के रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या सही नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है भू राजस्व की वृद्धि, गुप्तचर प्रणाली का गठन, मद्य निषेध और सैन्याधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा अलाउद्दीन ने भू राजस्व में वृद्धि कर जो है उपज का 50% खराज के रूप में निश्चित किया, मद्य निषेध का यानी दारू पर प्रतिबंध कठोरता से लागू किया, शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगाई। अलाउद्दीन ने गुप्तचर प्रणाली को संगठित बनाया और इस विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद ए मुमालिक था। इसके अधीन अनेक बरीद और मुनहियन होते थे। उसने सैनिकों और सैन्याधिकारियों को जागीरें नहीं प्रदान की बल्कि उनको नकद वेतन दिया था। अगला प्रश्न है, खिजराबाद किस स्थान का परिवर्तित नाम था? तो सही उत्तर है चित्तौड़। दोस्तों, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और उसने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था, और इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अलाउद्दीन के शासनकाल में प्रथम सैन्य अभियान 1298 में गुजरात के विरुद्ध हुआ था और यहाँ का शासक बघेल राजपूत गण था। इसी अभियान के समय कैम्बे से मलिक काफूर को पकड़ा गया था और 1301 में रणथंभौर के राज्य को अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में विलय किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, खिजराबाद किस नगर का नाम था? तो सही उत्तर है चित्तौड़ का नाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार एक मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण। अलाउद्दीन ने जो मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की थी, उसने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए, मलिक काफूर को शहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया और उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई और उसे बहुत सारे अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव या बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को तत्काल देता था।
बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना और हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। अगला प्रश्न था दोस्तों, अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन थी? तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू किया गया और अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी अस्थायी सेना रखी और उसे नकद वेतन दिया था। अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? तो सही उत्तर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। और यही प्रश्न किसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो देखिए यही प्रश्न कई बार पूछा गया है। और अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर जो है जन कल्याण माना है, लेकिन ये उत्तर सही नहीं है। और देखा जाए तो सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना जो है उसके बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। वो अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था तथा एक विशाल सेना खड़ा करना चाहता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा रखता था और लगातार हो रहे मंगोल आक्रमणों के कारण एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उसने खाद्यान्नों की बिक्री के लिए शहना ए मंडी नामक बाजार की स्थापना की, शासकीय अन्न भंडारों की व्यवस्था की और राशन व्यवस्था यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनाज को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक क्या था? तो सही उत्तर है ये है दोस्तों, देखा जाए तो एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना और अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। तो बी और डी इसमें दोनों उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दोस्तों देखिए, मलिक काफूर एक योग्य सेना नायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? आपको ये बताना है। तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत। दोस्तों, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का योग्य सेना नायक था। इसको अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 स्वर्ण दिनार में प्राप्त किया गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। दोस्तों, अलाउद्दीन का पहला सैन्य अभियान गुजरात के विरुद्ध हुआ और वहाँ का शासक राजपूत कर्ण था। तेलंगाना का शासक प्रतापरुद्र देवदूती ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था और अलाउद्दीन के दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों गुजरात से। गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को ये प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? तो ये थे अमीर खुसरो। दोस्तों, अमीर खुसरो ने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के 15 वर्षों का चाटुकारितापूर्ण विवरण जो है तारीख़ अलाई है और इस पुस्तक में मलिक काफूर के दक्कन अभियानों का आंखों देखा विवरण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, ये किसने कहा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का कथन है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और ये कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है क्या अनुचित, मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ वो कानून बनाता हूँ। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मुझे शरअ की चिंता नहीं है? तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि मुझे शरअ की चिंता नहीं है। दोस्तों, वो कहता था कि अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता, और उसने राजपथ के विषय में बलवन के विचार को पुनः जीवित किया था और उसे ईश्वर का जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है दीवान ए रियासत, वरीद ए मंडी, शहना ए मंडी और दरोगा ए मंडी। दोस्तों दरोगा ए मंडी, मंडी नामक अधिकारी जो था ये क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था। बाजार की देखभाल का कार्य दीवान ए रियासत को सौंपा गया था। उसके अधीन शहना ए मंडी यानी बाजार अधीक्षक और बरीद यानी गुप्तचर अधिकारी होते थे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? तो सही उत्तर है शहना ए मंडी। दोस्तों शहना ए मंडी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था। दोस्तों एक देखिए, अमीर ए कोही अगर जो शब्द आता है तो ये कृषि विभाग का नाम है। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए आरिज की जो बात की जा रही है वो एक सैन्य विभाग था और सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नकद वेतन देता था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली थी जिन्हें वह राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन और वक्फ आदि के रूप में प्राप्त हुई थी। इसलिए खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त किया था? तो ये था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की थी? दोस्तों घोड़ों को दागने की प्रथा जो थी ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और घोड़े के दागने की प्रथा का प्रारंभ और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ भी किया गया। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा और आरिज ए मुमालिक द्वारा अलाउद्दीन के समय में सेना की भर्ती की जाने लगी। और दोस्तों सही उत्तर है घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। यही देखिए, यही प्रश्न एक बार फिर से है, दाग और चेहरा यानी घोड़ों को दागने और सैनिकों के वर्णन वृत्त का प्रारंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो विजय हैं देखिए, इसमें आपका है रणथंभौर, गुजरात, चित्तौड़ और तेलंगाना। तो सबसे पहले देखा जाए तो अलाउद्दीन की विजय का जो क्रम है, सबसे पहले गुजरात 1299 ईस्वी, रणथंभौर 1301 ईस्वी, चित्तौड़ 1303 और तेलंगाना 1309। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 1, 3, 4। सबसे पहले आपका देखिए गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और उसके बाद तेलंगाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? तो वो राज्य था रणथंभौर। दोस्तों अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर पर चौहान वंशी राजा हमीर देव का शासन था और लंबे समय तक घेरा डालने के बाद भी सुल्तान इस पर अधिकार नहीं कर सका। अंत में उसने हमीर देव के एक मंत्री रणमल को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और रणमल की धृष्टता के कारण अलाउद्दीन 1301 में रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव वर्णन किस में मिलता है? तो उत्तर है पद्मावत। दोस्तों पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है और इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदरी और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अगला प्रश्न है, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, जो मंगोल सेनापति देखिए ये था मंगोलों का जब चौथा आक्रमण हुआ था। मंगोलों का चौथा आक्रमण 1303 में तारगी के नेतृत्व में हुआ था। उस समय अलाउद्दीन चित्तौड़ अभियान से वापस लौटा था और उसकी सेना अपर्याप्त और दुर्बल स्थिति में थी।
जिससे वह मंगोलों से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। उसने सीरी के किले में अपनी सुरक्षा का प्रबंध किया। मंगोल 2 माह के घेरे के बाद सीरी के दुर्ग को जीतने में असफल रहे और तारगी के आक्रमण के बाद अलाउद्दीन ने सीरी कली को दृढ़ किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उत्तर पश्चिम में स्थित किलों की मरम्मत कराई, कुछ नए किलों का निर्माण किया। दोस्तों, अलाउद्दीन के शासनकाल में प्रथम मंगोल आक्रमण 1297-98 में कादिर खान ने किया था। इस युद्ध में मंगोल पराजित हुए और द्वितीय मंगोल आक्रमण 1299 सल्दी के नेतृत्व में हुआ। जफर खान ने मंगोलों को पराजित किया और तृतीय मंगोल युद्ध में मंगोलों की पराजय हुई थी। 1306 में 3 सेनापतियों के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। ये 3 सेनापति काबुक, इकबाल मंद और ताइबू थे। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर और गाजी मलिक तुगलक को मंगोलों के विरुद्ध भेजा, जिसमें मंगोल पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित करवाया? तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और अल इमाम अल वासिक बिल्लाह और खिलाफत उल्लाह आदि उपाधि धारण किया। दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था समाप्त हो गई, वस्तुओं के दाम बढ़ गए। उसने 1316 से 1320 तक शासन किया और देवगिरी को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो सही उत्तर है मुबारक शाह खिलजी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न भी इसी से है कि किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो याद कर लीजिएगा, मुबारक शाह खिलजी। दोस्तों, मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। यहाँ पर देखिए प्रश्न वही है, लेकिन यहाँ पर मुबारक शाह खिलजी का नाम नहीं है, तो ये स्टार लगा देते हैं। मुबारक शाह खिलजी एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैगंबर के सेनापति उपाधि का प्रयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है खुसरो शाह। दोस्तों, खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ये हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था और इसके शत्रुओं ने इसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम कौन था? तो सही उत्तर है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। दोस्तों, नसीरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था और उसे गुजराती हिंदू सैनिकों का समर्थन था। वो बचपन में ही मुसलमान बन गया था। उसने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की, लेकिन उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे हैं के नारे लगाए थे। अगला प्रश्न है, दीवान ए मुस्तक राज। दोस्तों, दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो सही उत्तर है बकाया लगान वसूली के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी। इस विभाग का कार्य राजस्व की जांच करना और बकाया लगान की वसूली करना था। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना, तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस्मत ए खोती कर नहीं लगाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। इसने घरी और चराई कर भी लगाए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में खराज क्या होता था? तो सही उत्तर है ये हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर होता था, खराज। और अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है?
तो ये है दोस्तों तारीख़ फिरोज शाही। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण पद्धति के बारे में विस्तृत जानकारी का स्रोत बरनी की तारीख़ फिरोज शाही है। और बरनी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। इसलिए अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों को वेतन में कमी की, लेकिन उसके सैनिक सुविधापूर्व रह सकें इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उसकी दरें कम की। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन किस विभाग के नियंत्रण के अधीन था? तो कई बार आप पढ़ चुके हैं। ये था दोस्तों बाजार नियंत्रण व्यवस्था दीवान ए रियासत। देखिए, दीवान ए रियासत विभाग जो था इसके अंतर्गत बाजार नियंत्रण और व्यवस्था उसके अंदर थी। ये शहर के बाजारों पर नियंत्रण रखता था और माप तौल का निरीक्षण करता था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो बरनी से कितने वर्ष बड़े थे? तो दोस्तों अमीर खुसरो के बारे में आप जानते हैं कि इनका जन्म पटियाली कासगंज ज़िले में 1253 में हुआ था। जियाउद्दीन बरनी का जन्म जो है ये 1285 ईस्वी में हुआ था। तो ये हुआ कि अमीर खुसरो जियाउद्दीन बरनी से 32 वर्ष बड़े हुए। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मुस्लिम लेखक था दोस्तों जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों और भारतीय काव्य की कल्पनाओं और विषयों का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में रचना की और वह प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी फारसी रचनाओं में भारतीय मुहावरों और प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, तुगलकनामा का रचयिता कौन था? तो सही उत्तर तुगलकनामा का रचयिता अमीर खुसरो था। इसका जन्म 1253 में पटियाली यानी उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ था। अमीर खुसरो को 6 सुल्तानों के अंतर्गत सेवा का मौका मिला। सुल्तान बलवन के समय में उसने अपने जीवन का आरंभ किया और सुल्तान कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक का संरक्षण प्राप्त किया। मंगोलों के साथ एक युद्ध में इसे बंदी बना लिया गया था और किसी तरह से भागकर बलवन के दरबार से संबद्ध हो गया। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं किरान उस सैदान, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फतूह, आशिका, नूर सिपहर, तुगलकनामा और एजाज ए सुखरवी हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें आपने खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा और जो प्रश्न कठिन लगे उनको अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि परीक्षा के समय रिवीजन में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस भाग से संबंधित कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा हो तो उसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।